हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग आने की इक्विलिब्रियम करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने आने की इक्विलिब्रियम में आने की इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें यूज होने वाले टर्म दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, पीओएच, फिर पढ़े आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, रिलेशन बिटवीन के एंड के बी फॉर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने करा था। आज हम लोग एक छोटा सा पार्ट है दैट इज द डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। तो आज हम लोग करेंगे डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। पॉली मतलब होता मेनी, मतलब ऐसी एसिड जिसकी बेसिसिटी एक से ज्यादा है, मतलब ऐसी एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें से एक से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होंगी, दैट इज कॉल्ड पॉलीबेसिक एसिड। तो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड मतलब हुआ एसिड की मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होगा, जैसे आप कहें H2SO4, H3PO4, ये सब क्या है? तो पॉलीबेसिक एसिड है। तो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड टेक place in stepwise manner, that is 1H plus at one time। जो डिसोसिएशन होती है पॉलीबेसिक एसिड की, वो स्टेप वाइज मैनर में होती है, दैट इज 1H plus at one time, and every step establish equilibrium in solution। तो जब किसी भी पॉलीबेसिक एसिड को पानी में डालेंगे तो पहले पानी में घुलेगा और घुलने के बाद अपने आप में टूटता, लेकिन एक ही बार नहीं टूट जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब खंड खंड करके। जैसे यदि हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर अ ट्राइबेसिक एसिड, यदि हम लोग कंसीडर करें एक ट्राइबेसिक एसिड H3PO4, its dissociation in solution take place as। तो इसकी डिसोसिएशन सॉल्यूशन में कैसे होंगी? तो स्टेप फर्स्ट में क्या होंगी? तो H3PO4 फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएट होंगी और देगा H प्लस H2PO4 माइनस। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी, मान लेते रूम टेम्परेचर पर लगभग 10⁻³ के आसपास होती है। और बेसिस सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट होगी। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होगी? तो H2PO4 माइनस डिसोसिएट करेंगी और देगा H प्लस HPO4 माइनस 2। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लगभग 10⁻⁸ के ऑर्डर में होती है रूम टेम्परेचर पर। उसी तरह से थर्ड स्टेप में HPO4 माइनस 2 डिसोसिएट करेंगे और देगा H प्लस PO4 माइनस 3। इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट लगभग 10⁻13 के ऑर्डर में होती है। तो H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, इसे आपने पानी में डाला, ये घुल गई। H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, पानी में डाले घुल गया, और घुलने के बाद एक ही बार में सारा H प्लस आयन नहीं रिलीज हुआ, बल्कि खंड खंड करके। तो ये कह रहा कि किसी भी पॉलीबेसिक एसिड को अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे, किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो एक ही बार में नहीं टूट जाता, बल्कि एक एक करके टूटता है। तो डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन
टेक प्लेस इन स्टेप वाइज मैनर, दैट इज वन H प्लस एट वन टाइम एंड एवरी स्टेप, और सारी स्टेप अपनी अपनी इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे। जैसे हमने कंसीडर कर लिया एक ट्राई बेसिक एसिड H3PO4, अगर H3PO4 को पानी में घोल दें तो इसकी डिसोसिएशन खंड खंड करके होगी, मतलब पहली स्टेप में पहला H प्लस रिलीज हुआ, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। तो ऑब्वियसली पहली स्टेप में पहला H प्लस रिलीज हुआ, अब यहाँ से ये जो निकला ये भी डिसोसिएट करेगा, और यहाँ पर जो ये बना ये भी डिसोसिएट करेगा। मतलब H3PO4 की डिसोसिएशन हुई, इसमें से कुछ H2PO4 माइनस इसमें डिसोसिएट कर गया, इसमें से कुछ H प्लस और PO4 माइनस में डिसोसिएट कर गया। मतलब अगर आपने H3PO4 को पानी में डाला तो घुला, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल इसमें टूटा, और ये जो बना इसमें से ये कुछ इसमें टूट गया, ये जो बना इसमें से कुछ इसमें टूट गया। तो कह रहा कि किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डिसोसिएशन स्टेप वाइज मैनर में होती है, मतलब एक एक करके होती है। पहला स्टेप में पहला H प्लस, दूसरे स्टेप में दूसरा H प्लस, तीसरे स्टेप में तीसरा H प्लस, और सारा स्टेप अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। जैसे मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम सेटअप कर लिया होगा, मतलब ये टूटा होगा टूटा होगा टूटा होगा टूटा होगा टूटा होगा, इसमें से कुछ गायब भी हो रहा होगा, किधर जाने के लिए, इधर इधर जाने के लिए। तो ये टूटा है ना, ये टूटा है ना, कुछ समय के बाद टूटा जुटा टूटा जुटा टूटा जुटा, कुछ समय के बाद सोल्यूशन के अंदर H3PO4 मॉलिक्यूल की संख्या, H प्लस आयन की संख्या, H2PO4 माइनस की संख्या, HPO4 माइनस 2 की संख्या, PO4 माइनस 3 की संख्या, सोल्यूशन के अंदर ये सारी मॉलिक्यूल और आयनों की संख्या कांस्टेंट हो गई होंगी, अस्थिर हो गई होंगी। तो यदि हम H3PO4 को पानी में घोलें तो घुलने के बाद वो स्टेप वाइज मैनर में डिसोसिएट करेगा, और कुछ समय के बाद उसकी इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी, उसका डिसोसिएशन अस्थिर हो जाएगा। तो एवरी स्टेप विल एस्टेब्लिश एन इक्विलिब्रियम। ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रखा है, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रखा है, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि जी अगर हम H3PO4 को पानी में डालेंगे, H3PO4 को पानी में अगर डिजोल्व करेंगे तो सोल्यूशन में कौन कौन सी मॉलिक्यूल और आयन होंगी, तो सारी मॉलिक्यूल मौजूद होंगी। जैसे अगर आपने 1 मोल H3PO4 को पानी में डाल दिया, 1 मोल H3PO4 को पानी में डाल दिया तो घुला, पूरा का पूरा नहीं टूट गया होगा, उसमें थोड़ा बहुत टूटा होगा, और ये जो बना है ये पूरा का पूरा इसमें नहीं टूट गया होगा, इसमें भी ये थोड़ा बहुत टूटा होगा, और ये जो बना ये पूरा का पूरा नहीं टूट गया होगा, थोड़ा बहुत टूटा होगा, बाकी सब बचा हुआ है। मतलब अगर किसी भी वीक एसिड को अगर हम पानी में डालते तो घुल जाता है, और उसकी डिसोसिएशन, मतलब किसी भी वीक पॉलीबेसिक एसिड को पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा, और उसकी डिसोसिएशन स्टेप वाइज मैनर में होती है। किसी वीक पॉलीबेसिक एसिड को पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा और स्टेप वाइज मैनर में डिसोसिएट करेगा, सारा स्टेप अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। तो अगर इसे अगर पानी में डाल दें तो फर्स्ट स्टेप में ये, दूसरा स्टेप में ये, और सबने अपनी इक्विलिब्रियम सेटअप कर रखी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोल्यूशन में कौन कौन मौजूद होगा, तो ये भी मौजूद होगा, क्योंकि पूरी की पूरी नहीं टूटा है, कुछ टूटा है, कुछ बचा हुआ है, और ये जो बना है ये पूरी की पूरी नहीं टूटा है, कुछ टूटा कुछ बचा हुआ है। ये जो HPO4 माइनस 2 बनी ये पूरी की पूरी नहीं टूटी, मतलब कुछ टूटा कुछ बना है, बचा हुआ है। मतलब इस सोल्यूशन के अंदर ये सारा मौजूद होगा, H3PO4, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3। एक बार जेईई में पूछा था कि अगर हम H2CO3 को या CO2 को अगर हम पानी में घोल दें, पूछा था जेईई में, CO2 को अगर हम पानी में घोल दो क्या होगा, तो CO2 H2O से रिएक्शन करके H2CO3 देगा। अब H2CO3 क्या होगा, तो स्टेबल, ये चूंकि डाइबेसिक एसिड है, धीरे धीरे टूटेगा H प्लस और HCO3 माइनस में, और फिर HCO3 माइनस डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस CO3। तो ये पूरी की पूरी तरह डिसोसिएशन नहीं होती, या पूरी की पूरी तरह रिएक्शन नहीं होती, ये थोड़ा ये गया, इसमें से थोड़ा ये टूटा, थोड़ा सा ये टूटा। मतलब सोल्यूशन के अंदर CO2 भी मौजूद होगा, H2CO3 भी मौजूद होगी, HCO3 माइनस भी मौजूद होगी, CO3 माइनस 2 भी मौजूद होगी। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि किसी पॉलीबेसिक एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो घुल जाता, घुलने के बाद उसकी डिसोसिएशन कैसे होती है, तो स्टेप वाइज मैनर में होती है, और सारा स्टेप अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। ठीक है, तो सब स्टेप की अपनी अपनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है। तो बेसी ध्यान रखेंगे, किसी वीक पॉलीबेसिक एसिड को पानी में अगर डालेंगे, किसी वीक पॉलीबेसिक एसिड को पानी में डालेंगे, किसी वीक पॉलीबेसिक एसिड को पानी में अगर डालेंगे तो उसकी डिसोसिएशन कैसे होती है, स्टेप वाइज मैनर में होती है। फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन,
फर्स्ट स्टेप की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है, फर्स्ट स्टेप की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है मच हायर होती है सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट से, मच हायर होता है थर्ड स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप में जो डिसोसिएशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप। मतलब जैसे यहीं पर देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट इतनी है, सेकेंड स्टेप का और कम है, थर्ड स्टेप का और कम है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये लगभग एक, यहां जो थर्ड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट है लगभग 1,00,000 गुना कम है, किससे? तो सेकेंड स्टेप से। और सेकेंड स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट लगभग 1,00,000 गुना कम है, किससे? तो फर्स्ट स्टेप से। मतलब मोटा मोटी आप ये से सोचिए, समझने के लिए इस तरह से एग्जांपल समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि लास्ट स्टेप से एक H प्लस आयन मिला, तो लास्ट स्टेप से अगर एक H प्लस आयन मिला तो सेकेंड स्टेप से आपको 1,00,000 H प्लस आयन मिलेगा, जबकि फर्स्ट स्टेप से आपको 1 अरब H प्लस आयन मिलेगा। मोटा मोटी कहने का मतलब हुआ कि थर्ड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम है, उसके बाद सेकेंड स्टेप की, उसका थर्ड स्टेप की कितना है? तो लगभग सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप से 1,00,000 गुना ज्यादा है। सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड स्टेप से, सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट थर्ड स्टेप से लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा है, और फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट लगभग 1,00,000 गुना सेकेंड स्टेप से ज्यादा है। मतलब अगर थर्ड स्टेप में डिसोसिएशन के कारण सॉल्यूशन को एक H प्लस आयन मिला है तो सेकेंड स्टेप के कारण 1,00,000 H प्लस आयन मिलेगा सॉल्यूशन को, और थर्ड स्टेप के कारण 1 अरब H प्लस आयन मिलेगा। तो सॉल्यूशन में जो मेनली कंट्रीब्यूशन होगी H प्लस आयन की, वो किस स्टेप के कारण होगी? तो फर्स्ट स्टेप की। सिंपल सी बात समझिए कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोई 1 रुपया दिया, कोई 1,00,000 रुपया दिया, और कोई अरबों रुपया दे दिया, तो गुणगान किसकी होती है? 1 रुपया दिया उसका कोई गुणगान करता है? कोई नहीं। लेकिन 1 अरब रुपया कोई दे दे उसका खूब ढिंडोरा पीटता है, पूरा सोशल मीडिया देखिएगा छाया हुआ होगा। तो वही चीज यहां पर है कि फर्स्ट स्टेप में अगर अरबों H प्लस आयन मिला है तो सेकेंड स्टेप में लाखों मिलेगा, थर्ड स्टेप में 1 मिलेगा। मतलब किसी भी बिग पॉलीबेसिक एसिड को पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो उसकी डिसोसिएशन स्टेप बाय मैनर में होती है, और प्रत्येक स्टेप अपनी अपनी इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो मेनली फर्स्ट स्टेप के कारण होती है। अदर स्टेप के कारण जो कंट्रीब्यूशन होती है वो नेग्लिजिबल होता, नगण्य होता है। अगर आप ओवरऑल निकालना चाहते हैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगी इसकी? H3PO4 खंड खंड करके टूटा, लेकिन ओवरऑल अगर निकालना चाहते तो सारे इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? तो H3PO4 ये 3H प्लस PO4 माइनस, और इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा है कि अगर डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ देते हैं, अगर डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो जो नई रिएक्शन बनती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी? तो सारे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनखंड के बराबर होती है। मतलब इसकी ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगी? तो K इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसकी डिसोसिएशन स्टेप बाय मैनर में होती है, और एवरी स्टेप अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। उदाहरण के लिए हमने एक एग्जांपल लिया H3PO4 को अगर पानी में घोल दें तो इसकी स्टेप बाय डिसोसिएशन होंगी। ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट सबके डिसोसिएशन कांस्टेंट के गुणनखंड के बराबर होगी। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कि डिफरेंट रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ देते हैं तो जो नई रिएक्शन बनती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनखंड के बराबर होती है। लेकिन इसमें नोट मतलब ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट होती है वो मच हायर होती है सेकेंड स्टेप से, मच हायर होती है थर्ड स्टेप से। मतलब इन एक्वस सॉल्यूशन of polybasic acid
जो कंट्रीब्यूशन होती है H प्लस आयन की वो मेनली किसके कारण होती है, तो फर्स्ट स्टेप के कारण होती है। ठीक है, लिखिए इसको। तो इन aqueous solution of polybasic acid contribution of H plus ion in solution will mainly due to first step dissociation। मतलब किसी भी बिग पॉलीबेसिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो H प्लस मेनली आता है वो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन के कारण आता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ H प्लस आयन ड्यू टू अदर स्टेप विल नेग्लिजिबल। सॉल्यूशन में जो अदर स्टेप के कारण H प्लस आती हैं उसकी संख्या नगण्य होती है। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी जो पॉलीबेसिक एसिड की, वह इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑल स्टेप्स। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड विल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑल स्टेप। मतलब सारे स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही उसकी क्या होगी, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी। तो ये क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H2A आर 1 into 10 to the power minus 5 and 5 into 10 to the power minus 10 respectively. The overall dissociation constant of acid will be। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा है कि ये जेईई में पूछा था एक बार कि अगर H2A है, इसके फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट H प्लस A माइनस दे रहा, फिर इसकी फर्स्ट स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट यदि 1 into 10 to the power minus 5 है, सेकेंड स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट H प्लस प्लस HA माइनस होने, सेकेंड स्टेप की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब HA माइनस जब डिसोसिएट होगी तो H प्लस A माइनस 2, सेकेंड स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट 5 into 10 to the power minus 10 है, तो ओवरऑल क्या होगी, तो बेसिक H2O डायबेसिक एसिड, इसकी डिसोसिएशन 2 स्टेप में होगी, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड स्टेप में ये, तो ओवरऑल क्या होगी, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो H2A ये क्या हुई, तो 2H प्लस प्लस A माइनस 2, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगी, तो दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितनी हो गई, तो ये K1 into K2 मतलब 5 into 10 to the power minus 50, ये हो गया। मतलब कौन सी ऑप्शन सही होगी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिखिए सर। तो एक एग्जाम्पल है, देखिए जेईई 2018 में पूछा है, कैन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल पर लीटर H2S एंड 0.2 मोल पर लीटर HCl। एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी है, उसमें घुला हुआ है 0.1 मोल पर लीटर H2S एंड 0.2 मोल पर लीटर HCl। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HS माइनस फ्रॉम H2S इज 1 into 10 to the power minus 7। खैर H2S से HS माइनस बनने का जो मतलब जो फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इतनी है, एंड दैट ऑफ S माइनस 2 फ्रॉम HS माइनस आयंस इज 1 into 10 to the power minus 13। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H माइनस 2 आयंस इन एक्वा सोल्यूशन इज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एन एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोल पर लीटर ऑफ H2S। खैर पानी है, इसके अंदर डिजॉल्व किया गया, मतलब एक ही सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व किया गया क्या, तो 0.1 मोल पर लीटर किसकी, तो H2S की, और इसी सोल्यूशन के अंदर डाला गया है 0.1 मोल पर लीटर किसका, तो HCl। तो बेसिक और आगे कह रहा है तो HCl क्या है, तो HCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन में इसमें डालेंगे तो ये अपने आप टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। अगर 1 मोल डालेंगे तो 1, 2 मोल डालेंगे तो 2, अगर 0.1 मोल पर लीटर आपने 0.2 मोल अगर आपने HCl डाला है तो 0.2 मोल पर लीटर H प्लस देगा, 0.2 मोल पर लीटर। तो ये ऑब्वियसली सोल्यूशन के अंदर यदि आपने HCl डिजॉल्व कर रखी है तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट करके सोल्यूशन में H प्लस पैदा कर देगा। मतलब H2S के टूटने से पहले ही सोल्यूशन के अंदर H प्लस आ जाएंगी, कहाँ से, HCl। अब कह रहा है कि H2S टूटता है, अब H2S टूटता है, पहले स्टेप में ये H प्लस और HS माइनस में टूटता है। कह रहे इस स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है,
तो 1 इंटू 10⁻⁻⁷ और सेकेंड स्टेप की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है एच माइनस से एच प्लस प्लस एस माइनस 2 की, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻13। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिए, एच माइनस कैंसिल, तो हो गया H2S, ये क्या हो गया, तो ये 2H प्लस प्लस एस माइनस 2। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो है ना, दो रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ने से, दो रिवर्सिबल रिएक्शन को जोड़ने से जो नई रिएक्शन बनती है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुणनखंड के बराबर होगी। तो इसका हो जाएगा K इक्वल टू K1 इंटू K2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻20। ये ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होगी। तो एक ही सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करा है, तो 0.2 मोल पर लीटर HCl और 0.1 मोल पर लीटर H2S को डिजोल्व करें। एक ही सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल पर लीटर HCl और 0.1 मोल पर लीटर H2S को डिजोल्व करें। एक ही सोल्यूशन के अंदर 0.2 मोल पर लीटर HCl और 0.1 मोल पर लीटर H2S को डिजोल्व करा, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद तुरंत ये दे दिया, अब ये टूट रहा है धीरे धीरे। तो T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में, तो T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में सोल्यूशन में क्या होगी, तो ये 0.1 मोल H2S होगी और H प्लस कितनी होगी, तो 0.2 मोल की। कहाँ से लिख दिए हैं, तो फ्रॉम HCl। सोल्यूशन में H प्लस आ चुका है, किससे, HCl से 0। अब ये धीरे धीरे टूटेगा। आप जरा देखिए इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को 10⁻⁻20 है, 10⁻⁻20 है। आपको मैंने बताया था अगर K की वैल्यू सिंपल 10⁻⁻4 होता था तो अल्फा की वैल्यू लगभग 10⁻⁻2 होती थी। अब ये तो देखो जी 10⁻⁻20 है, मतलब अल्फा की वैल्यू लगभग 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होगी। तो बेसी 0.2 की तुलना में अगर 10⁻10 आता है तो बहुत कम आएगा। तो चूंकि K की वैल्यू यहाँ सिंस जो K की जो वैल्यू है जो बहुत कम है, K की वैल्यू बहुत कम है, तो बेसी ये धीरे धीरे टूटेगा। तो मान लेते इक्विलिब्रियम पर X टूटा, इसमें से X टूट गया, तो ये कितना बनेगा, तो ये 0.2 प्लस 0.2 प्लस, देखिए 1 मोल टूटता तो ये 2 ये 1, कोफिशिएंट 2 है ना, तो ये 1 मोल टूटता तो ये 2 ये 1, 2 टूटता तो ये 2 इंटू 2 ये 2, 3 टूटता तो 3 इंटू 2 ये 3। अगर ये X टूटा है तो 0.2 प्लस 2X प्लस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितनी हो गई, तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू क्या होगा, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पावर में 2, ये कितनी हो जाएगी, तो H माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन H2S की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये क्या हुई, तो ये आपका ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 माइनस X और ये हो गया 0.2 सॉरी S माइनस 2 की H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो ये 0.2 प्लस 2X का स्क्वायर इंटू X डिवाइडेड बाई ये 0.1 माइनस X। अब जरा देखिए जो X की वैल्यू है, X की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है, मतलब यहाँ पर K की वैल्यू कितनी हो गई, K की वैल्यू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू ये 0.2 इंटू 1 प्लस X इंटू X अपॉन ये 0.1 माइनस X। अब जरा देखिए X की जो वैल्यू है यहाँ पर 10⁻⁻20 है, तो यहाँ जो X की वैल्यू आएंगी बहुत कम आएंगी, मतलब यहाँ पर जो X होगा, ऐसे भी अपन बोले कि अगर K की वैल्यू 10⁻⁻4 से अगर ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो वहाँ पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नगण्य मानते हैं 1 की तुलना में या 0.1 की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होंगी, तो X इज वेरी स्मॉल, लेकिन सिंस X इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर X क्या होगी, बहुत छोटी होगी। कि कैसे पता चल गया आपको छोटी, K की वैल्यू देखिए 10⁻⁻20, मतलब बहुत कम मात्रा में टूटेगा, वेरी स्मॉल। इसीलिए 1 प्लस X जो होगी वो लगभग बराबर 1 की हो जाएंगी और 0.1 प्लस X लगभग बराबर 0.1 की हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, तो ये 10⁻⁻20 इज इक्वल टू ये 0.2 इंटू ये 1 इंटू X अपॉन 0.1। तो यहाँ पर X की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे तो 1/2 इंटू
10⁻⁻20, मतलब ये 5 × 10⁻⁻21 हो गई। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये k = 10⁻20 ये 0.2 को बाहर निकालेंगे तो पावर में आ जाएगा ना, 0.2 का स्क्वायर करेक्ट कर दीजिएगा, 0.2 का यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 + x का स्क्वायर अपॉन 0.1 - x × x, यहाँ कॉमन निकाले 0.2 को तो बाहर निकला है। तो चूंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है, x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू यूनिटी, तो x बहुत छोटी होगी तो 1 + x लगभग बराबर 1, 0.1 - x लगभग बराबर 0.1, तो 10⁻20 = 0.2 का स्क्वायर अपॉन ये 0.1 × x, तो x की वैल्यू कितनी होगी तो उसकी इधर ले जाएंगे तो ये 1/0.4 हो जाएगा ना, 1 पॉइंट हट गया, 0.4 हो जाएगा इंटू 10⁻20, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10/4 मतलब 2.5 × 10⁻20 होगी, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो find the H+ concentration. Find the H+ concentration of aqueous solution of 2 weak acid HA of concentration C1 and dissociation constant Ka1 and HB of concentration C2 and dissociation constant K2 respectively. एक ही सोल्यूशन के अंदर यदि अपन 2 वीक एसिड को डिजोल्व कर देते हैं, एक ही सोल्यूशन के अंदर 2 वीक एसिड, एक HA और दूसरी HB को डिजोल्व कर देते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, और दूसरा क्या है तो ये कॉन्सेंट्रेशन C2 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही सोल्यूशन के अंदर 2 वीक एसिड HA और HB को डिजोल्व किया गया है। बताइए H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर 2 वीक एसिड को एक्वस सोल्यूशन में आपने डिजोल्व कर दिया तो आपने पढ़ा है कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर जितनी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं सब अपना अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करता है। तो ऑब्वियसली अगर HA को आपने पानी में घोल दिया तो ये पानी में घुला और ये धीरे धीरे टूटेगा, किस में, H+ और A- में। तो अगर आपने HA को पानी में घोल दिया तो ये घुला और ये धीरे धीरे टूटा, किस में, H+ और A- में, और अपना इक्विलिब्रियम सेटअप कर लिया जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 हो गया। तो यहाँ पर K1 = क्या होगी, तो यहाँ K1 = होगी वाट। तो अब देखिए इसी सोल्यूशन में हमने HB को भी घोला है, इसी सोल्यूशन के अंदर हमने HB को भी घोला है, इसी सोल्यूशन के अंदर हमने HB को भी घोला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HB होगी ये पानी में घुलेंगी और घुलने के बाद धीरे धीरे टूटेंगे, किस में, तो H+ और B- में। ठीक है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो एक ही सोल्यूशन के अंदर HA को भी घोल रहे, HB को घोल रहे, तो HA भी डिसोसिएट होकर के H+ दे रहा और HB भी डिसोसिएट होकर के H+ दे रहा। तो अगर मान लेते इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो ये दोनों को तब तक घुलने दीजिए जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो गई मतलब डिसोसिएशन स्थिर हो गई, उसमें K1 = क्या लिखिएगा, तो कहेंगे जी H+ की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी, वो इक्वल हो जाएंगी K1 इंटू HA की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन A- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएंगे। या आप ये भी लिख सकते हैं कि A- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर A- की कॉन्सेंट्रेशन ये K इंटू HA1 HA इक्विलिब्रियम अपॉन H+ की कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह इक्वेशन 1 होगी। उसी तरह से इसी सोल्यूशन के अंदर आपने HB घोला तो ये भी डिजॉल्व होकर के अपने आप में टूटेगी, अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगी। तो अगर इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है तो ये K2 = क्या होगी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इंटू B- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन HB की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या होगी, तो दिस इम्प्लाई B- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएंगी, तो B- की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम हो जाएगी K2 इंटू HB की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये से इक्वेशन 2 कर दीजिए। तो ऑब्वियसली फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन, फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन, तो सॉल्यूशन में जितना H प्लस पॉजिटिव चार्ज आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी निगेटिव चार्ज होगी। तो यहां पर जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहां H प्लस आयन, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इस सॉल्यूशन में जो कुल पॉजिटिव चार्ज होगी वो इक्वल होगी किसके, तो कुल निगेटिव चार्ज की। मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की जो H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इक्वल हो जाए किसके, तो A माइनस कॉन्सेंट्रेशन। पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कहां पर है, तो H प्लस के पास है। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, तो सिर्फ H प्लस के पास है। और निगेटिव चार्ज कहां पर है, तो सिर्फ A माइनस पर है। A माइनस और B माइनस दोनों पर है। मतलब कुल पॉजिटिव चार्ज बराबर कुल निगेटिव चार्ज, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू A माइनस AB माइनस। तो यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गई, तो A माइनस की जगह पर आप पुट कर सकते हैं A K1 इंटू HA की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, प्लस B माइनस के जगह पर आप पुट कर सकते हैं K2 इंटू HB की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इसको अगर उधर ले जाइए तो यह हो जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पावर 2 इज इक्वल टू ये K1 और बेसी HC1 K2 C2। इसीलिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितनी हो गई, तो अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। तो क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2 एसिड HA of concentration C1 and dissociation constant K1 and HB of concentration C2 and dissociation constant K2 respectively। कर एक ही सोल्यूशन के अंदर HA और HB को अपन डिजोल्व कर रहे हैं, एक ही सोल्यूशन के अंदर HA और HB की डिसोसिएट करें। HA की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, HB की कॉन्सेंट्रेशन C2 और K2 है। तो HB जब पानी में घुलेगा और घुल करके अपने आयन में टूटेगा, अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, और HB पानी में घुलेगा, डिसोसिएट करेगा और अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा। तो यदि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो K1 इक्वल टू दिस, यहाँ से A माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, ये अपना इक्विलिब्रियम सेटअप करेगा, तो यहाँ पर B माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो फ्रॉम चार्ज बैलेंस इक्वेशन सॉल्यूशन में जितनी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कहाँ पर है, तो सिर्फ H प्लस के ऊपर है। तो H प्लस मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस प्लस B माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस कितना, तो बेसी ये हो आया, B माइनस कितना, तो ये हो आया, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो आज अपन इतना ही तक रहने देंगे। इसके बाद ये बेसिक्स हो गई, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का अभी तक बेसिक्स हुआ। मेन आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और सॉलिड प्रोडक्ट है। यहाँ तक तो बेसिक है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो आपने जाना, ये सब आपने क्या करा, छोटे छोटे टर्म्स को आपने जाना कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड कैसे होती है, वीक बेस कैसे होती है, वाटर कैसे आयनाइज करता है, उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। उसी तरह से कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, उसमें के और केबी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, पॉलीबेसिक एसिड की डिसोसिएशन कैसे होती है, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम आपने अभी तक देखे। एक्चुअल में आयनिक इक्विलिब्रियम अब शुरू होगा कहाँ से, तो ऑब्वियसली बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और सॉलिड प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस मेनली आयनिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो ये यहाँ तक बेसिक्स हुए किसके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के। ठीक है, तो अपन मेनली अभी तो ज़्यादा फोकस करेंगे ऑब्वियसली ऑर्गेनिक और 12th फिजिकल पर। इसे भी धीरे धीरे अपन अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, जिनका छूटा है वो करते रहिएगा। शायद 2 बैच में मैंने कर रखा है, एक बैच में शायद छूटा हुआ है। तो ठीक है, तो आज रहने देते हैं। ओके, बाय।